आज के सोर्सेज में एक कमाल का वाक्य मिला। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। पहली बार में तो मुझे लगा है किसी एयरलाइन का स्लोगन है। हाँ बिल्कुल। लगता है जैसे कोई शानदार वेकेशन पैकेज हो, लेकिन असल में ये भारतीय संविधान की कहानी को समझने की, कह सकते हैं, पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी, हाँ। और आज हम इसी नक्शे के सहारे आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए कुछ बहुत ही बेहतरीन विजुअल नोट्स हैं। हाँ, जिनमें तस्वीरों और मजेदार ट्रिक्स से मुश्किल चीजों को बहुत आसान बनाया गया है। और हमारा मकसद भी यही है, सिर्फ रटना नहीं बल्कि संविधान के पीछे की जो सोच है उसे समझना। ये एक देश की कहानी लिखने जैसा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरती से समझाया आपने। पहले आप तय करते हैं देश की सीमाएं क्या होंगी, फिर यहाँ कौन रहेगा, फिर उन लोगों के अधिकार क्या होंगे, और आखिर में सरकार चलेगी कैसे। एकदम। और ये जो ट्रिक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, ये इसी कहानी के शुरुआती चैप्टर्स बताती है। चलिए इसे खोलते हैं। यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। जी। सी से सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता, भाग 2। एफ से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फिर डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी नीति निर्देशक तत्व। और एक और एफ है। हाँ, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, भाग 4A। और आखिर में यूएस से आता है यूनियन, यानी संघ, भाग 5। तो कहानी की शुरुआत करें देश की सीमाओं से। हाँ बिल्कुल। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। अब इन्हें एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई आसान तरीका है इसका? बिल्कुल है। और इसके लिए एक बहुत सीधी सादी हिंदी ट्रिक है। संघ, नए सीमा कानून। संघ, नए, सीमा, कानून। अच्छा जी। हमारे विजुअल नोट्स में भी हर शब्द के साथ एक तस्वीर है जो उसका मतलब समझाती है। पहला शब्द है संघ। ये है अनुच्छेद 1, जो कहता है भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये देश को एक नाम और पहचान देता है। सही कहा। फिर दूसरा शब्द है नए। ये है अनुच्छेद 2, जो संसद को नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति देता है, जैसे सिक्किम का भारत में शामिल होना। अच्छा, तो अनुच्छेद 2 बाहरी इलाकों के लिए है। तो फिर जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा हैं, जैसे तेलंगाना बना था, उसका क्या? वही हमारा तीसरा शब्द है, सीमा। ये जुड़ा है अनुच्छेद 3 से। इस संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने, उन्हें तोड़ने, जोड़ने या उनके नाम बदलने का अधिकार देता है। और आखिरी शब्द कानून। कानून है अनुच्छेद 4 के लिए। और ये एक बहुत जरूरी बात साफ करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओह, तो ये एक साधारण कानूनी प्रक्रिया होगी। जी हाँ। समझ गया। तो संघ नए सीमा कानून से देश की भौगोलिक संरचना तय हो गई। अब सवाल ये है कि इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं? यहीं से नागरिकता की बात आती होगी, भाग 2। और नागरिकता यानी अनुच्छेद 5 से 11 को याद करने की ट्रिक तो और भी मजेदार है। किसी बस अड्डे का सीन लगता है। बस अड्डे का सीन, वो कैसे? 5 बस, 6 आया, 7 गया, 8 बाहर, 9 ना, 10 बना, 11 संसद। हाँ हाँ, ये तो सच में मजेदार है। 5 बस, इसका मतलब जो लोग संविधान लागू होने के समय भारत में बस गए थे। बिल्कुल। अनुच्छेद 5 उन्हीं की बात करता है। अब देखिए, अनुच्छेद 6, 7 और 8 ये तीनों बंटवारे की उथल-पुथल से जुड़े हैं। इन्हें एक साथ समझना चाहिए। अच्छा। 6 आया मतलब अनुच्छेद 6, ये उन लोगों की नागरिकता के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए। 7 गया मतलब अनुच्छेद 7, जो उन लोगों के बारे में है जो पहले भारत से पाकिस्तान गए पर बाद में लौट आए। और 8 बाहर? 8 बाहर है अनुच्छेद 8, जो उन भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो उस वक्त भारत से बाहर रह रहे थे। ये तीनों अनुच्छेद उस दौर की हकीकत को दिखाते हैं। ये तो एक पूरी कहानी बन गई। अब ट्रिक में आगे हैं 9 ना। इसका क्या मतलब हुआ? नो ना बहुत जरूरी है। ये एकल नागरिकता के सिद्धांत को मजबूत करता है। अनुच्छेद 9 साफ कहता है कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता अपनी मर्जी से ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता को ना कह दिया जाएगा। मतलब वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, और 10 बना और 11 संसद? 10 बना का मतलब है अनुच्छेद 10, जो कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद कोई खिलाफ कानून ना बना दे। और 11 संसद सबसे साफ है,
नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने का अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। वाह, तो देश बन गया, नागरिक भी तय हो गए। अब कहानी में सबसे जरूरी हिस्सा आता है, मतलब इन नागरिकों को मिलने वाले अधिकार। भाग 3, मौलिक अधिकार। मैंने सुना है ज्यादातर सवाल इसी हिस्से से आते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसे याद रखने की एक मास्टर की है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। समस्त शोध संस्कृति के उपचार। जी, ये एक लाइन आपको 6 मौलिक अधिकारों का क्रम बता देती है। समस्त से समता और स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, सम और स्ता। फिर शोध से शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। फिर संस्कृति से संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और आखिर में उपचार से संवैधानिक उपचार का अधिकार। 1 मिनट, इसमें संपत्ति का अधिकार कहाँ गया? मैंने तो पढ़ा था कि वो भी एक मौलिक अधिकार था पहले। बहुत अच्छा सवाल है, और हमारे नोट्स में भी इस पर एक लाल क्रॉस लगा है। संपत्ति का अधिकार यानी अनुच्छेद 31 पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से 1978 में जो हुआ था। जी, 1978 के बाद इसे हटा दिया गया। अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को आसानी से लागू किया जा सके। ये तो बहुत बड़ा इंसाइट है। चलिए, अब पहले अधिकार पर आते हैं, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें तो 5 अनुच्छेद हैं, इन्हें कैसे याद रखें? इसके लिए एक इंग्लिश ट्रिक है, ई डाउट। जैसे हम किसी डाउट मतलब शंका को खत्म कर रहे हों। ई डाउट, बताइए। ई से इक्वालिटी, अनुच्छेद 14, कानून के सामने सब बराबर। डी से डिस्क्रिमिनेशन, अनुच्छेद 15, यानी भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पर? धर्म, जाति, लिंग, इन सब आधारों पर। फिर ओ से अपॉर्चुनिटी, अनुच्छेद 16, मतलब सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अवसर। और यू से? यू से अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी, इसीलिए हमारे नोट्स में इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है। सही बात है। और आखिरी टी से? टी से टाइटल्स, अनुच्छेद 18, यानी राजा महाराजा जैसी उपाधियों का अंत। वाह, ये ट्रिक तो कमाल की है। अब दूसरे अधिकार पर आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। मैंने सुना है अकेले अनुच्छेद 19 में ही 6 तरह की आजादी हैं। ये तो और भी मुश्किल होगा। नहीं, इसके लिए भी एक खास ट्रिक है, सैम रिसाइड प्रो। सोचिए, सैम नाम का कोई प्रोफेशनल है, सैम रिसाइड प्रो। ठीक है। एस से स्पीच, यानी बोलने की आजादी। ए से असेंबली, शांति से सभा करने की आजादी। एम से संघ या यूनियन, मतलब संघ बनाने की आजादी। सैम हो गया। जी, इसके बाद मूवमेंट, कहीं भी घूमने की आजादी। रिसाइड, कहीं भी बसने की आजादी। और आखिर में प्रोफेशन, कोई भी व्यापार करने की आजादी। ये सब मिलकर ही तो असल स्वतंत्रता को बनाते हैं। लेकिन इस अधिकार में अनुच्छेद 21 भी आता है, जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं। उसके बारे में बहुत चर्चा होती है। हाँ, अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा विकसित होने वाला अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए इसमें सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि गरिमा से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, हाँ, और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल किया है। और इसी में बाद में 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बनाया गया। अद्भुत। अब अगले 2 अधिकारों को देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। इनकी ट्रिक बहुत सीधी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए बस इतना याद रखिए, 23 बड़े 24 बच्चे। 23 बड़े 24 बच्चे मतलब अनुच्छेद 23 बड़ों के लिए है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक, और अनुच्छेद 24 बच्चों के लिए है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम कराने पर रोक। ये तो बहुत आसानी से याद हो गया। और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए? उसके लिए ट्रिक है PMTI। PMTI। हाँ, P से प्रैक्टिस, अनुच्छेद 25, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की छूट। M से मैनेज, अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की छूट। और T और I? T से टैक्स, अनुच्छेद 27, यानी धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और I से इंस्ट्रक्शन, अनुच्छेद 28, मतलब सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये चारों मिलकर भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मजबूत करते हैं। और अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर हैं,
आखिरी के 2 अधिकार, एक तो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो अल्पसंख्यकों के लिए है, पर जो छठा अधिकार है अनुच्छेद 32, उसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ऐसा क्यों? ये बहुत जरूरी सवाल है। सोचिए, आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए जाएं, लेकिन अगर कोई उन अधिकारों को छीने तो आपके पास कोई उपाय ही ना हो। तो वो अधिकार तो बस कागज पर रह जाएंगे। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार वही गारंटी है। इसे आत्मा इसलिए कहा गया क्योंकि ये बाकी सभी मौलिक अधिकारों को जिंदा रखता है। ये हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी करता है ना? मुझे लगता है इनकी भी कोई मजेदार ट्रिक होगी। हाँ बिल्कुल, चलिए जल्दी से देखते हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ट्रिक है हमारा शरीर वापस करो। अच्छा है। दूसरी है मैंडमस, परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं करता। ट्रिक इसके नाम में ही है, मैंडामस, मैं आदेश देता हूं। ठीक है। तीसरी है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, मतलब रोकना। ऊपरी अदालत निचली अदालत को कार्रवाई रोकने का आदेश देती है। ट्रिक प्रोहिबिट मतलब पूरा रोको। और चौथी है सरशॉररी, उत्प्रेषण, मतलब केस ऊपर भेजो। ऊपरी अदालत निचली अदालत से केस के कागजात मंगाती है। इसकी ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। सरशॉरिटी, चाचा को फाइल भेजो। अरे वाह, ये चाचा वाली ट्रिक तो कभी नहीं भूलूंगा। और पांचवी है क्वो वारंटो, अधिकार पृच्छा, मतलब किस अधिकार से। जब कोई गलत तरीके से सरकारी पद पर बैठ जाए तो कोर्ट पूछती है। ट्रिक को मतलब क्वेश्चन। क्या बात है। तो अब तक हमने देश की सीमाएं, नागरिक और उनके सबसे जरूरी अधिकार सब समझ लिए, लेकिन हमारी शुरुआती ट्रिक यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस में तो आगे डी, एफ और यूएस भी था। एकदम सही पकड़ा। कहानी अभी बाकी है। डी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये क्या होते हैं? ये कह सकते हैं सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह है। ये बताते हैं कि कानून बनाते समय सरकार को किन आदर्शों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो मौलिक अधिकारों और इन निदेशक तत्वों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब उनके हनन पर आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं। आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये सरकार के कर्तव्य हुए एक तरह से, तो फिर नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होंगे। यहीं पर अगला एफ आता होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। बिल्कुल, अगला एफ है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। भाग 4A, इन्हें बाद में संविधान में जोड़ा गया। ये हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे संविधान का सम्मान करना। हाँ, देश की एकता, अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। और अब हमारी ट्रिक का आखिरी हिस्सा, यूएस यानी द यूनियन, संघ। जी। भाग 5, जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है। अब जब देश बन गया, नागरिक आ गए, उन्हें अधिकार और कर्तव्य मिल गए, सरकार को लक्ष्य मिल गए, तो अब सवाल है कि देश चलेगा कैसे। भाग 5 उसी मशीनरी के बारे में है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कैसे काम करेंगे, उसका पूरा ब्लूप्रिंट। हाँ, पूरा ब्लूप्रिंट भाग 5 में है। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस से लेकर रिट्स की मजेदार ट्रिक्स तक हमने सिर्फ अनुच्छेद नहीं रटे, बल्कि संविधान की पूरी कहानी समझ ली। कैसे एक देश कागज पर आकार लेता है, अपने लोगों को पहचान और अधिकार देता है। एकदम। और ये ट्रिक सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये संविधान के पीछे की सोच को समझने के दरवाजे हैं। ये दिखाते हैं कि नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं और उनकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 जैसी मजबूत व्यवस्था भी है। बिल्कुल सही। और आज हमने अधिकारों पर तो बहुत विस्तार से बात की, लेकिन कर्तव्यों का जिक्र भी आया। यहीं से मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं, जो बहुत जरूरी भी है, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं? एक नागरिक के तौर पर अधिकारों और कर्तव्यों के बीच वो सही संतुलन क्या होना चाहिए? क्या अधिकार बिना कर्तव्यों के अधूरे हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है, और शायद इसका जवाब ही एक बेहतर नागरिक और एक मजबूत देश की नींव है। इस पर हम सबको विचार जरूर करना चाहिए।